आज हम देखते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बाय एमबीए का ज्ञान। इसमें 4 अलग-अलग स्टेप्स आते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट है ग्रोथ स्टेज, फिर है मैच्योरिटी और लास्ट है डिक्लाइन स्टेज। जब एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है तो वो मार्केट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर उस प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है, फिर एक टाइम आता है जब उसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है और फिर उसका डिक्लाइन स्टेज आ जाता है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल रहता है, वो हम आगे देखते हैं। This is first step of product life cycle, that is introduction stage. In this stage, the product is introduced to the market for the first time. Sales are typically low as consumer are not yet aware of the product. अभी ये फर्स्ट स्टेप है जो कि है इंट्रोडक्शन। अभी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन जब कंज्यूमर के सामने वो प्रोडक्ट सबसे फर्स्ट टाइम आता है तो लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं रहता। लोगों में, कंज्यूमर में अवेयरनेस उस प्रोडक्ट के बारे में कम रहती है, इसलिए उस प्रोडक्ट का सेल भी बहुत कम होता है। मार्केटिंग एफर्ट्स फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड जनरेटिंग इंटरेस्ट। तब उस टाइम मार्केटिंग टीम सबसे ज्यादा एफर्ट्स लेती है कि सब कंज्यूमर का, सब कस्टमर का उस प्रोडक्ट पे फोकस आ जाए और वो पूरी की पूरी टीम अवेयरनेस क्रिएट करती है और लोगों में इंटरेस्ट जनरेट करती है। अभी हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं। When Apple introduced the first time iPhone in 2007, it was revolutionary product. Initially, sales were limited and Apple had invested heavily in marketing to educate consumers about the new device. जब सबसे पहले मार्केट में एप्पल का आईफोन आया था 2007 में, तब उस टाइम लोगों को आईफोन के बारे में या एंड्रॉइड मोबाइल के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो वो टाइम रिवॉल्यूशनरी पीरियड का टाइम था उस आईफोन के प्रोडक्ट के बारे में। उस टाइम सेल्स भी बहुत लिमिटेड था और एप्पल कंपनी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था मार्केटिंग में, ताकि उसके जो कंज्यूमर है वो एजुकेट हो और वो न्यू डिवाइस कैसे हैंडल करे वो समझ पाए। Second stage is growth stage. In this stage, the product experiences rapid growth in sales and market acceptance. जब इस प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन स्टेज खत्म होती है तो उसकी ग्रोथ स्टेज शुरू होती है। उस स्टेज में कस्टमर उन प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं और उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है और सेल्स भी इंक्रीज होता है। जब वो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में रहता है तो उस टाइम उसकी मार्केटिंग टीम उसका ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करती है, अलग अलग जगहों पे प्रमोशन कैंपेन करती है, अलग अलग मॉल में उसका डिस्काउंट देती है, बहुत जगह पे एडवर्टाइज करती है ताकि लोग वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा देखे, उस प्रोडक्ट के बारे में सभी जगह पे अवेयरनेस फैले और वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा डिमांड करे। इसलिए फर्स्ट स्टेज में उसका प्रमोशन मार्केटिंग टीम ज्यादा से ज्यादा करती है। कॉम्पिटिटर्स में एंटर द मार्केट लीडिंग टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन। उसके बाद ग्रोथ स्टेज में कॉम्पिटिटर उस स्टेज में एंटर करते हैं ताकि कंपटीशन इंक्रीज हो और मार्केटिंग एफर्ट्स फोकस ऑन डिफरेंशिएशन एंड बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। तब मार्केटिंग टीम का यही फोकस रहता है कि वो प्रोडक्ट अपने कंपटीशन से थोड़ा डिफरेंट रहे ताकि जो भी कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से ज्यादा खरीदे और फिर एक लॉयल्टी बिल्ड होती है और उस प्रोडक्ट की एक ब्रांड इमेज सभी कस्टमर के सामने, सभी कंज्यूमर के सामने तैयार होती है। अभी हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार सच एज मॉडल 3 saw rapid growth in sales during early 2020s. The company expanded production and introduced variation to meet the rising demand. अभी एक एग्जाम्पल है जो कि है टेस्ला इलेक्ट्रिक कार का। जब एक कंपनी मार्केट में आई थी तो वो 2008 में आई थी, तब सभी लोग पेट्रोल और डीजल के ही कार लेते थे, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे देश जैसे कि हमारा इंडिया भी ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है, इसलिए हमको उसकी प्राइस बहुत ज्यादा लगती है। इसलिए
अभी सभी कस्टमर और कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स के तरफ मुड़ गए हैं। इसलिए अभी हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में जब मॉडल 3 निकला था तो उस इलेक्ट्रिक कार की ज्यादा से ज्यादा मार्केट में ग्रोथ हुई थी, ज्यादा से ज्यादा सेल हुई थी। जब 2020 में इस कार की ओपनिंग हुई थी तब उसका इंट्रोडक्शन स्टेज खत्म हुआ था और उसका ग्रोथ स्टेज शुरू हुआ था। अगर आपको एक ही एग्जाम्पल हर स्टेज में लिखना है, जैसे कि मैंने पहले ही लिखा था आईफोन का इंट्रोडक्शन स्टेज में, तो आप वही हर स्टेज में कैरी कर सकते हो और उसकी अलग अलग स्टेज दिखा सकते हो। जैसे कि आईफोन 2007 में आया था, अभी आप ग्रोथ स्टेज में अगर लिखोगे तो आप एक पर्टिकुलर उस आईफोन का एक मॉडल लिख सकते हो और उसकी ग्रोथ स्टेज आप बता सकते हो इस एग्जाम्पल के जरिए। थर्ड स्टेज इज मैच्योरिटी स्टेज. Sales growth slow down and the product reaches its peak in terms of market penetration. जब मार्केट में वो प्रोडक्ट अपने पीक तक पहुंच जाता है तो वहां पे उसका ग्रोथ कम हो जाता है, उसकी सेल भी कम हो जाती है। अगर आप यही मैच्योरिटी स्टेज ग्राफ में देखें तो आपको वो जल्दी से जल्दी समझ में आएगा और उसी स्टेज का कॉम्पिटिटर्स फायदा लेते हैं। ग्रोथ स्टेज समझने के बाद सेल्स यहाँ पे थोड़ी कम होती है। Competitors are well established and price competition may become intense. कॉम्पिटिटर के पास अपना उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रहता ही है, फिर वो मार्केट में अच्छी पोजीशन लेने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देते हैं और फिर पूरा मार्केट वो कैप्चर करते हैं और आपका सेल कम होता है और पूरा कस्टमर उस कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के पास पहुंच जाता है। मार्केटिंग एफर्ट्स फोकस ऑन रिटेनिंग मार्केट शेयर एंड कस्टमर लॉयलिटी। फिर आपकी जो भी मार्केटिंग टीम है वो फोकस करनी चाहिए उस पोजीशन को फिर से रिटेन करने की, अपने मार्केट शेयर को फिर से लेने की और कस्टमर की लॉयलिटी को भी, ताकि आपका ब्रांड फिर से कस्टमर की नजरों में खड़ा रहे। आपको आपके टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कैंपेन फिर से करना चाहिए और आपके उस प्रोडक्ट के प्राइस को भी कॉम्पिटिटर के प्राइस की तरह ही रखना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा से ज्यादा सेल हो। और बहुत ही कम ऐसी कंपनी रहती है जो मैच्योरिटी स्टेज से फिर से ग्रोथ स्टेज में जाती है। और अगर आपका ग्रोथ स्टेज में डिमांड और सप्लाई, मतलब कि डिमांड ज्यादा हो लेकिन सप्लाई अगर आपके कस्टमर को कम हो रहा हो तो आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में जल्दी से आता है। लेकिन अगर आपका डिमांड और सप्लाई एक जैसे हो तो ग्रोथ स्टेज बहुत ज्यादा रहती है और मैच्योरिटी स्टेज थोड़ी कम रहती है। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। कोका कोला हैज बीन इन द मैच्योरिटी स्टेज फॉर डिकेड्स. सेल्स हैव स्टेबलाइज्ड and the company focuses on marketing, brand loyalty and diversifying its product offerings. अभी एक कोका कोला ये जो कंपनी है वो बहुत दिनों से चल रही है और अभी वो मैच्योरिटी स्टेज में है क्योंकि उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अभी मार्केट में आ गए हैं। जैसे कि हमने देखा ही है एनर्जी ड्रिंक जैसे कि माउंटेन ड्यू है और बहुत सारे ड्रिंक्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। रेड बुल, माजा, फंटा, ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स अभी मार्केट में अवेलेबल है और उसके कस्टमर अभी उन अलग अलग कंपनीज को उन अलग अलग ड्रिंक को परचेस करते हैं। इसलिए कोका कोला का सेल अभी कम हो गया है, उसकी मैच्योरिटी स्टेज अभी आ गई है और उसके कारण अभी वो कंपनी फिर से फोकस कर रही है अपने मार्केटिंग टीम के। अभी वो कंपनी फिर से अपना ब्रांड लॉयलिटी देख रही है और बहुत सारे प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है अलग अलग जरिए। Last stage is decline stage. Sales and profit decline as consumer preference shift और new technologies emerge. जब कंज्यूमर अपना प्रेफरेंस अलग प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर देता है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल भी कम हो जाता है और प्रॉफिट भी कम हो जाता है डिक्लाइन स्टेज में और उसका प्रॉफिट शायद ना के बराबर ही रहता है क्योंकि जब उस मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो कंपनी वो न्यू टेक्नोलॉजी को एक्वायर नहीं करती, उसी पुराने टेक्नोलॉजी की जैसे ही अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज करते हैं और वैसे ही वो मार्केट में बेचते हैं। लेकिन कस्टमर को न्यू टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट चाहिए रहता है ताकि उसे आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा हो, इसलिए वो न्यू टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लेते हैं और वो पुरानी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट मार्केट में चलते नहीं, इसलिए उसका डिक्लाइन स्टेज आ जाता है।
companies may consider discontinuing the product or reducing marketing expenses. जब कंपनी उसकी मार्केटिंग टीम के एक्सपेंसेस कम कर देते हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, तब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्टेज जल्दी से जल्दी आ जाती है। सम प्रोडक्ट्स में कंटिन्यूइंग इन नीच मार्केट, कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो सिर्फ नीच मार्केट में चलते हैं। नीच मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर सेगमेंट को देख के बनाया जाता है, तो उसी मार्केट में वही प्रोडक्ट चलते हैं, बाकी मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं चलते, इसलिए उसका डिक्लाइन स्टेज आ जाता है। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। DVD players have entered the decline stage as streaming services have gained popularity. Sales of DVD have decreased significantly and many manufacturers have shifted their focus to other products. अभी एक DVD प्लेयर का भी एक दौर था, जब DVD प्लेयर चलते थे तो उसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती थी और उसकी सेल भी बहुत ज्यादा होती थी और वो अच्छी तरह की पॉपुलैरिटी गेन कर चुका था। लेकिन जब DVD प्लेयर खत्म होने लग गए, जब लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अलग-अलग डिवाइस आ गए, तो बहुत सारे मूवी वहीं पे हम देख सकते थे, इसलिए DVD प्लेयर का दौर खत्म होने लगा और जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो अदर प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गए, इसलिए भी वो DVD प्लेयर का दौर खत्म हो चुका है। अभी वो डिक्लाइन स्टेज में चला गया और वो प्रोडक्ट पूरा का पूरा बंद हो चुका है। अभी हम आगे देखते हैं। ये ग्राफ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का और आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 4 स्टेज है और अगर आप आपके एग्जाम में निकालना चाहते हो तो इस साइड आपको सेल्स और इस साइड नीचे के साइड में टाइम लिखना पड़ेगा। और फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल शुरू होती है तो फिर वो उसका ग्राफ थोड़ा नीचे रहता है झुके हुआ और फिर ग्रोथ स्टेज में वो एक हाईएस्ट पिक पे चला जाता है और मैच्योरिटी पीरियड में वो एक हाईएस्ट पिक गेन करता है और वो वहां पे स्टेबल होता है और फिर डिक्लाइन स्टेज में वो नीचे आने लगता है। डिक्लाइन स्टेज में उसकी सेल भी कम होती है और आप यही ग्राफ आपके एग्जाम में भी निकाल सकते हो और इसी ग्राफ के वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।